हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट क्या देखेंगे, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। बोले तो मॉस हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और सिलेबस डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो स्ट्रेस कवर करेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, देन स्ट्रेंथ कवर करेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे, देन हुक्स लॉ देखेंगे, देन स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन। ये हमारा आज का 4 टॉपिक जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा यूनिट नंबर 1 क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व। तो सबसे पहला हमारा मॉस का क्वेश्चन बनता है कि वाई बी यूज माइल्ड स्टील इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप माइल्ड स्टील का यूज ही क्यों करते हो, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न होता है बिकॉज माइल्ड स्टील इज डक्टाइल। आपका माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। और इसका क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्वली स्ट्रांग होगा आपका टेंशन एज वेल एज द कंप्रेशन। अगर मैं इसको खींचूँ या मैं इसको कंप्रेस करूँ तो दोनों के टाइम पे क्या ये इक्वली रिस्पॉन्स देगा, इक्वली स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हाई। इसका जो आपका ई वैल्यू देखोगे ये आपका कितना होता है स्टील का, तो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होता है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। और दूसरे यूनिट में बोलूँ मैं तो 200 गीगा पास्कल होगा, या फिर 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको बोल सकती हूँ, या 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आपका माइल्ड स्टील का क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन इसका और रीज़न क्या हो जाएगा, तो इसका मेन रीज़न और है कि इसका जो थर्मल एक्सपांशन कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, जो थर्मल एक्सपांसन कॉफिशिएंट होगा स्टील और कंक्रीट का ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं कंक्रीट की बात करूं और स्टील की बात करूं तो इसका जो थर्मल एक्सपांसन कॉफिशिएंट है दोनों का लगभग इक्वल होता है। कितना होता है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, दोनों का थर्मल एक्सपांसन कॉफिशिएंट सेम होने का मतलब है कि स्टील में जब हम लोग उसको खींचेंगे, टेंशन अप्लाई करेंगे या कंप्रेशन देंगे तो दोनों में जो क्या होगा, इक्वली आपका वो क्या इक्वली रिस्पॉन्स देगा आपका दोनों में, ठीक है। मतलब सेम, अगर मैं बोलूँ स्टील और कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सेम होगा, या एक्सपांशन होगा तो सेम होगा। और आपका स्टील और कंक्रीट दोनों में प्रेशर और टेम्परेचर में आपको क्या देगा, सेम बिहेवियर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और क्या होता है, तो आपका जो स्टील है वो आपका ईजिली रिसाइकेबल होगा, चीपर होगा, वाइडली अवेलेबल होगा, आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, आपको जितना चाहिए उतना। और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी आपको अच्छी मिलती है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसका लाइफ स्पान क्या है, 50 ईयर या 100 ईयर है। तो अगर 50 ईयर में मेरे को क्या करना है, उसको पूरा तोड़ के फिर से वहाँ पे नया बिल्डिंग बनाना है, तो उस टाइम पे उसका जो डिसमेंटल वैल्यू होगा, जो स्क्रैप वैल्यू होगा स्टील का, वो आपको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा, स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा आपको क्या होगा, स्टील आपको देकर ही जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आपका क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक वर्ड मेरा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन अंडर डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है। तो स्ट्रेस आपका किसका क्या देता है, तो डायरेक्ट लोडिंग का असर आपको क्या है, स्ट्रेस है। और कैसा इसमें वो होता है रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस में, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट लोडिंग और इनडायरेक्ट लोडिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो डायरेक्ट लोडिंग, जैसे मैं आपको अभी क्या चल रहा है, हमारा कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो कोरोना के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपको कोरोना हो गया, तो आपका कोरोना हो गया तो डायरेक्ट इंटरनल आपका किस पे इफेक्ट करेगा, आपका इंटरनल बॉडी पे इफेक्ट करेगा आपका कोरोना डायरेक्ट आपको। लेकिन मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेंबर को, जस्ट लाइक आपकी मदर को या आपके भाई को आपका कोरोना हो गया, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उनको प्रॉब्लम है तो उसका असर आप पे भी होगा कि चलो उनको प्रॉब्लम है तो फिर उसके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका उस बीमारी का इनडायरेक्ट असर आपके ऊपर आया, लेकिन खुद आपको ही हो जाएगा तो उस बीमारी का डायरेक्ट असर आपकी बॉडी पे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या कि किसको बता दिया मैंने एग्जाम्पल लेके, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर को, ठीक है। तो जो स्ट्रेस है आपका वो कैसा है, डायरेक्ट असर है, मतलब डायरेक्ट आपकी बॉडी पे अगर कोरोना होगा तो आपका डायरेक्ट लोडिंग हो गया, डायरेक्ट लोडिंग का रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट लोडिंग का रिस्पॉन्स है, देन आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको
और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जब किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, ठीक है, मैंने किसी मटेरियल पर क्या किया, एक्सटर्नल लोड लगाया, तो इस मटेरियल का जो पर यूनिट एरिया पर उत्पन्न होने वाला आपका जो रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उसके पर यूनिट एरिया पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक, ये इसको 3D में बना दें तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे क्या किया, लोड अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लोड अप्लाई किया P, तो इस टाइम मेरा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अभी इसको मैं बोलूँगी विड्थ, इसका विड्थ है और इसका डेप्थ कितना है, D है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ पे कितनी है, H है, इसका थिकनेस H है ले लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें आपका स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो अभी मैं लोड किधर लगा रही हूँ, इधर लगा रही हूँ, तो मेरा एरिया कौन सा कवर हुआ, ये वाला एरिया मेरा कवर हुआ, ये वाला रेक्टेंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू डी। तो यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय B इंटू डी। और अगर उसी लोड को मैं कहाँ पे अप्लाई करती हूँ, मान लीजिए यहाँ टॉप पोर्शन पे P को अप्लाई करती हूँ, तो टॉप पोर्शन पे P को अप्लाई की, तो अब मेरा एरिया कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा यहाँ का एरिया, ठीक है। तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम लोग जब स्ट्रेस निकालते हैं तो लोड डिवाइडेड बाय अप्लाइड एरिया देखते हैं कि कहाँ पे आपका लोड लग रहा है और किस एरिया को असर डाल रहा है, ये आपका क्या होता है, स्ट्रेस, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो दो टाइप के स्ट्रेसेस हम लोग देखते हैं जनरली, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, देन सेकंड आपका ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। इसका और क्या क्या नाम होता है, तो नाम की बात करूं तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस को नॉमिनल स्ट्रेस बोलेंगे, एवरेज स्ट्रेस बोलेंगे और कन्वेंशनल स्ट्रेस बोलेंगे। यही ट्रू स्ट्रेस की बात करूं तो इसको एक्चुअल स्ट्रेस और इंस्टाटेनियस स्ट्रेस की एट द टाइम, उस इंस्टेंट टाइम पे वहाँ पे कितना स्ट्रेस आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टाटेनियस स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, मेरे पास एक बार है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक बार है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पर लोड अप्लाई कर रही हूँ, तो इधर से मैंने मान लीजिए इसको P लोड क्या किया, इसमें अप्लाई किया। जब इसमें P लोड अप्लाई किया तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके से इस बॉडी में क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एट द टाइम यहाँ का जो डायमीटर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, ट्रू डायमीटर बोले तो dt, और इसका एरिया क्या कहलाएगा, AT बोले तो ट्रू एरिया। और यहाँ का आपका डायमीटर क्या कहलाएगा, DI बोले तो इसका इनिशियल एरिया, और इसी को मैं क्या लिख, इनिशियल डायमीटर और एरिया के टर्म में बोलूँ तो इसका इनिशियल एरिया यहाँ पर इसको बोलेंगे, और ट्रू एरिया हम इसको यहाँ पर इसको बोलेंगे, या डायमीटर, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली देखिए, ट्रू स्ट्रेस में आप किसको लोगे, एट द ट्रू इंस्टेंट्स जो आपका है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आपका इनिशियल वाले को लोगे आप, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आप क्या लोगे, यहाँ पे जो आपका इनिशियल है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन, अब देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। जब मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करूंगी तो यहाँ पे ट्रू एरिया का यूज़ करूंगी, और जब मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करूंगी तो यहाँ पे इनिशियल एरिया का यूज़ करूंगी, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल एरिया का क्या करूंगी, यूज़ करूंगी। अब ट्रू एरिया क्या है, यहाँ पे आपका कम है, तो एरिया कम है तो आपका जो स्ट्रेस है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि एरिया और स्ट्रेस का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है एरिया और स्ट्रेस का। तो यहाँ पे आपका ट्रू एरिया में एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इनिशियल एरिया में एरिया ज़्यादा है तो आपका स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस जो आपका होता है इज नॉट कंसिडर फॉर डिजाइन पर्पस। डिजाइन पर्पस के लिए हम लोग ट्रू स्ट्रेस को यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रू एरिया आपका कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होते रहता है। यहाँ पे इसका एरिया कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ऐसा से करके आपका इसका ट्रू एरिया क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हैंस फॉर इंजीनियरिंग पर्पज हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये वाले स्ट्रेस को यूज करते हैं इंजीनियरिंग पर्पज में, बिकॉज इट इज़ क्या होता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट बिहेवियर, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होते रहता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट बिहेवियर रहता है। इसलिए हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस का यूज़ करते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में, और ट्रू स्ट्रेस का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। तो आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्ट्रेन।
तो व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है ये देखिए। तो स्ट्रेन इज अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ये कैसा पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है विच इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बोले तो डेल डी डिवाइडेड बाय इसका जो ओरिजिनल डायमेंशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा। स्ट्रेंथ से हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन को मेजर करते हैं कि आपका बॉडी एक्चुअल में कितना डिफॉर्म हुआ और एक्चुअल में उस बॉडी का साइज क्या था, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट है, वो क्या है आपका, स्ट्रेस इज डिपेंडेंट पैरामीटर। जो आपका जो स्ट्रेस है वो आपका डिपेंडेंट पैरामीटर है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, इट मीन्स स्ट्रेस डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ पे, बट स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंट होगा। मान लीजिए किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, वहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ तो उसमें स्ट्रेंथ आया, ठीक है। और उसको रोकने के लिए कि नहीं मैं डिफॉर्मेशन नहीं होऊंगा, वहाँ पे रोकने के लिए जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, वो क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, वो आपका स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। तो किसी बॉडी पे डिफॉर्मेशन हुआ स्ट्रेंथ के कारण और उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस पैदा हुआ, स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस आपका डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, बट जो आपका स्ट्रेंथ है वो क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूं तो दो टाइप का स्ट्रेंथ होता है आपका, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपका होगा लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल स्ट्रेंथ, और वहीं लैटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेस। तो लीनियर की बात करूं तो मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लोड अप्लाई किया, तो उस टाइम पे इसके क्या लेंथ में यहाँ पे चेंजेस आएगा, ये डेल एल बढ़ गया और ये इसका क्या था, ओरिजिनल एल था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल डिवाइडेड बाय एल, ये मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एल डिवाइडेड बाय एल होगा, ठीक। मतलब जब किसी मटेरियल या बॉडी को डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया, डायरेक्ट स्ट्रेस लगाकर मैंने क्या किया, इसको खींचा, ठीक है, खींचा जाए तो फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जो स्ट्रेस होगा लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा। तो ये आपका पी फोर्स है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेन बोलते हैं। वहीं मैं लैटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेस की बात करूं तो लैटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेस क्या होगा, जब किसी मटेरियल या बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं या फिर दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वहाँ पे आपका क्या, लैटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए आपका बार है और मैं यहाँ पे इधर फोर्स लगा रही हूँ पी, ठीक है। और मान लीजिए मेरे डिफॉर्मेशन कुछ किधर इधर हो रहा है, डिफॉर्मेशन कुछ इस साइड हो रहा है और इधर लोड, तो फोर्स का डायरेक्शन मेरा ये हो गया और बॉडी में डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो असर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स और लैटरल आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, आपका चेंज इन डायमीटर, कि इसके डायमीटर में जो चेंज हुआ, डेल डी डिवाइडेड बाय डेल, ठीक है। इसको या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल डी डिवाइडेड बाय डेल, जो इसके डायमीटर में चेंज हुआ और इसका ओरिजिनल डायमीटर आपका क्या, सॉरी यहाँ पे डी होगा, डेल डी डिवाइडेड बाय डी, ये डेल डी और डिवाइडेड बाय डी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन डाया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डाया। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ आपका क्या होता है, हुक्स लॉ इज अ वैलिड फॉर होमोजीनियस, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रॉपिक और इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब मटेरियल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कहाँ पे वो तक वैलिड होगा, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो माइल्ड स्टील का जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ तक के वैल्यू को बोलते हैं। देन आगे है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
कहाँ तक की बात करूंगी यहाँ पे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपका वैलिड कौन कौन से मटेरियल के लिए है ये हम लोगों ने देख लिया। होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक और इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड है। और कहाँ तक का वैलिड है, तो अप टू आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैल्यू है। और डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होता है, डायरेक्ट स्ट्रेंथ विद इन लिमिट ऑफ कहाँ तक, प्रोपोर्शनैलिटी तक, ठीक है। तो हुक्स लॉ को अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसको कैसे समझाऊंगी हुक्स लॉ को एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक इस तरीके से, ठीक है। एक डायग्राम मेरा यहाँ पे क्या है, एक रिस्पॉन्स हम लोग मटेरियल का देखेंगे, ठीक है। रेड कलर ले लेते, ठीक है। एक रिस्पॉन्स हम लोग मटेरियल का देखेंगे कुछ इस तरीके से है, और दूसरा देखेंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो अब ये आपका क्या है, स्ट्रेस है, और ये आपका क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन से वाले ग्राफ में आपका 1 की 2 किस में आपका हुक्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका में स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इधर स्ट्रेन बढ़ाए, स्ट्रेस भी आपका क्या हो गया, बढ़ते गया। दोनों के बिहेवियर में एक साथ चेंज आया, तो ये शो कर रहा है आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि आपका हुक्स लॉ होता है। पर यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट सी टाइम के बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है, एक टाइम आने के बाद। तो कांस्टेंट हाइट, यहाँ पे एक कांस्टेंट हाइट तक पहुंचे, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसलिए इस वाले पॉइंट पे आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, और ये पॉइंट नंबर 2 पे आपका हुक्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक एग्जाम में पूछ चुका है, तो किसमें हुक्स लॉ वैलिड है, किसमें नहीं। तो आपको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी वैसे वैसे आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो इसमें आपका वैलिड होगा हुक्स लॉ, और इसमें आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये हुक्स लॉ हम लोगों ने देख लिया। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आज का, और आज का ये लास्ट टॉपिक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, आगे मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगी, पर ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे आपका क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस है, देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रेस है और यहाँ पे आपका स्ट्रेन है। अब देखिए यहाँ इसको मान लीजिए O, तो इस O से A तक, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को O से A तक हमारा क्या हो जाता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा चेंजेस आता है, यहाँ पे नॉन लीनियर कहलाता है। फिर उसके बाद ये आपका अपर यील्ड पॉइंट कहलाएगा, उसके बाद मटेरियल नीचे आएगा लोअर यील्ड पॉइंट पे, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक इस तरीके से कांस्टेंट आपको वैल्यू मिलता है, बहुत कम होता है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इस पे और स्ट्रेस देते हैं, तो फिर ये यहाँ पे जाता है अल्टीमेट पॉइंट तक, उसके बाद इस F पॉइंट पे जाके आपका मटेरियल क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आपको मैं इसको समझाती हूँ। यहाँ पे डायग्राम को पहले आप समझ लीजिए अच्छे से कैसे बना है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और इस साइड आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होता है, ठीक है। आगे क्या होगा सब, अब हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो माइल्ड स्टील के एक पीस को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये आपका ये क्या है, रॉड है, और इस माइल्ड स्टील का एक पीस को हम लोग लेंगे, ठीक है। एक पीस को लेंगे और इसको यूटीएम में ले जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे। यूटीएम में ले जाके जब मैं इसको खींचूंगी तो वहाँ पे उसमें कौन कौन सा जोन आता है और कौन कौन सा स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, उसको देखते हैं हम लोग किसमें, इस माइल्ड स्टील के कर्व में देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपको कैसा कैसा पूछेगा, तो रिलेशन पूछेगा आपसे, सीक्वेंसिंग पूछेगा कि पहले कौन सा लिमिट आता है फिर कौन सा लिमिट आता है, और इसका जो कंक्लूजन है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उसको पूछता है। तो सपोज मेरे पास क्या है, माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा है, ठीक है। माइल्ड स्टील का एक पीस है मेरे पास, और जब मैं उसको खींच रही हूँ यूटीएम में फंसा के, तो उस खींचूंगी उस टाइम पे स्टार्टिंग में कैसा बिहेवियर देगा मेरे को, लीनियर बिहेवियर देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको खींचा तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को कैसा बिहेवियर देगा, लीनियर। ये मेरा O पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए A पॉइंट हो गया। यहाँ पे मेरे को कैसा बिहेवियर दे रहा है, पूरा लीनियर बिहेवियर दे रहा है, ठीक है। लोड लगाया तो आपका लीनियरली इसमें क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, और जैसे ही मैं यहाँ पे लोड को हटा दी, ये वापस क्या हो गया, अपने जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला मेरा जो लिमिट है यहाँ तक का, तो लोड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तो इस पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, पर जैसे ही मैं लोड हटा रही हूँ मेरा क्या वापस अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है। तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है, लीनियरली है, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है,
जब हमने लोड को लगाने के बाद हमने क्या किया, अनलोडिंग किया, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि लीनियर ना होकर ये हल्का सा कैसा दिखेगा आपको, नॉन लीनियर दिखेगा। ठीक है, लीनियर ना होकर ये हल्का सा यहाँ पे किस टाइप का दिखेगा, ऐसे नॉन लीनियर टाइप का दिखेगा आपका कर्व। ठीक है, नॉन लीनियर दिखेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद फर्दर मैं क्या करती हूँ, इस पर सडन फिर से लोड लगाऊंगी, फर्दर फिर इस पर लोड लगाऊंगी तो ये डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, फर्दर इस पर लोड लगाया तो फिर उसके टाइम पे मेरा ये कर्व कैसा होगा, फर्दर लोड लगाने के बाद ये मेरा कर्व हल्का सा यहाँ से ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉरी मैं फिर से आपको समझा देती हूँ इसको। ठीक है, ये क्या था मेरा, इधर स्ट्रेस था, इस साइड क्या था, स्ट्रेंथ था। ठीक है, इधर स्ट्रेस था, इधर स्ट्रेंथ था। उसके बाद यहाँ पे का जो बॉडी का रिस्पांस कैसा था, एकदम लीनियर था। फिर लीनियर के बाद जस्ट यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा यहाँ पे आपका नॉन लीनियर पोर्शन आता है, ये वाला नॉन लीनियर पोर्शन। फिर इसके बाद नीचे कुछ ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा, फिर फर्दर लोड लगाएंगे तो अल्टीमेट पॉइंट तक पहुँचेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से ये आपका ऐसे फेल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फेलियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फेलियर पॉइंट। ठीक, तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या बोली, ये मेरा O पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, A पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, A है। ठीक, तो इसको मैं आपको समझा रही थी कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, माइल्ड स्टील का एक पीस लिया, उसके बाद इस पे लोड लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका कैसा रिस्पॉन्स है, लीनियर रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे मैं लोड लगा रही हूँ, फिर कुछ टाइम पे बाद लोड को हटा ले रही हूँ, तो वापस अपने शेप में वापस आ जा रहा है, शेप को रीगेन कर ले रहा है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक लीनियर होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक टाइम के आने के बाद जब हम लोग इस पर लोड लगाते हैं तो वापस क्या अनलोड किया, तो हम लोग देखते हैं इसमें कि लीनियर ना होके हल्का सा यहाँ का पोर्शन क्या हो जाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, नॉन लीनियर होने के बाद इसके बाद फर्दर सडन लोड अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये कर्व आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब डिक्रीज होने के बाद मान लीजिए आपने लोडिंग नहीं दिया, कुछ समय के लिए हम लोग इस पर छोड़ दिए, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स, और उसमें मॉलिक्यूल्स में जो खासियत होती है कि वह अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे अपने आप को रीअरेंजिंग करने लगेगा। इस स्टेज में आके मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंजिंग करने लगता है। ठीक है, उसके बाद रीअरेंजिंग करने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेटल्ड हो जाता है, उसके बाद रेडी हो जाता है फिर से लोड लेने के लिए। तो फिर से हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, तो फिर ये आपके अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचता है। उसके बाद भी लोड लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, फिर आपका मटेरियल क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे माइल्ड स्टील कर्व। अब इसके पॉइंट्स को मैं आपको समझा देती हूँ, कहाँ कहाँ के पॉइंट्स को क्या क्या लिखते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे आपका क्या क्या टर्म्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा O हो गया, ये A हो गया, तो इस O से A तक को मैं क्या बोलूंगी, लीनियर इलास्टिक जोन या फिर हुक्स लॉ इज वैलिड। इस जोन तक मेरा क्या होगा, आपका हुक्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ यहाँ तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा, लीनियर इलास्टिक जोन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, अपर यील्ड पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट मेरा अपर यील्ड पॉइंट कहलाएगा, C डैश मान लीजिए, और यहाँ पे C ये मेरा क्या कहलाएगा, लोअर यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को मैं क्या बोलूँगी, इस नॉन लीनियर पॉइंट को B बोलूँगी। ठीक है, तो A पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, A वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। तो इस बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, और ये सी डैश मेरा क्या कहलाएगा, अपर यील्ड पॉइंट कहलाएगा। और इस सी डैश से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस सी डैश से हम लोग लाइन खींच दिए। अब सी डैश के इस साइड वाले जोन को मैं क्या बोलूँगी, सी डैश से इधर वाला जोन मेरा क्या कहलाएगा, इलास्टिक स्ट्रेंथ, और इसके इधर वाला जोन क्या कहलाएगा, प्लास्टिक स्ट्रेंथ, या फिर इसको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ या फिर नॉन लीनियर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेरा पूरा लीनियर जोन है, लोअर यील्ड पॉइंट के इधर वाला, और इधर वाला मेरा क्या है, नॉन लीनियर जोन है या फिर प्लास्टिक जोन है। ठीक है, और ये जो ए पॉइंट से नीचे लाइन आ रही है, इस वाले जोन को अपन क्या बोल रहे हैं, लीनियर इलास्टिक जोन। ये वाला जोन है लीनियर, और जबकि इस ए से ये सी तक का जो पॉइंट है वो भी इलास्टिक है, पर ये कैसा है, आपका नॉन लीनियर है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये सी आपका लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, और इस सी से डी तक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक जोन और यील्ड प्लेटू जोन बोलेंगे।
इस सी से डी तक को प्लास्टिक जोन और इल्ड प्लेटो जोन बोलेंगे। फिर इस डी से ई पॉइंट को जाएंगे तो ये ई पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, तो ये जो ई पॉइंट है वो मेरा कहलाएगा अल्टीमेट पॉइंट। और इस अल्टीमेट पॉइंट पे मेरे को क्या मिलता है, एफ यू मिलता है, अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है। और यहाँ पे आपको इस लोअर इल्ड पॉइंट पे मेरे को क्या मिलता है, लोअर इल्ड पॉइंट पे एफ वाई मिलता है, बोले तो इल्ड स्ट्रेस मिलता है। तो लोअर इल्ड पॉइंट को इधर आपका इल्ड स्ट्रेस मिलेगा और इस अल्टीमेट पॉइंट को इधर एक्सटेंड करेंगे तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगा, कि इससे ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लगा सकते। अल्टीमेट स्ट्रेस लगाने के बाद और स्ट्रेस लगाते तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ से आपका मटेरियल क्या होता है, फेल हो जाता है। तो इस एफ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट और रप्चर पॉइंट और फेलियर पॉइंट बोलते हैं इस एफ पॉइंट को, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइल्ड स्टील का कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या और जो वैल्यू है वो क्या क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए आप इसको। अब ये आपका था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से था, जिसको मैंने यहाँ आपको अपने से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया है कि ये वाला आपका क्या कहलाएगा, ओ से ए तक आपका लीनियर जोन है, फिर ओ से बी पे गए तो ये आपका नॉन लीनियर जोन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था कि यहाँ पे आप लोड लगाओगे तो आपका लोड लेगा, फिर लोड हटाओगे तो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये आपका सी था अपर यील्ड पॉइंट, ये डी था आपका लोअर यील्ड पॉइंट, और ये आपका था अल्टीमेट पॉइंट, और ये था आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस अल्टीमेट पॉइंट के इधर जो आपका वैल्यू था वो आपको क्या मिल रहा था, एफ यू मिलता रहा था, अल्टीमेट स्ट्रेस। और इस लोअर यील्ड पॉइंट से यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा था वो आपको मिल रहा था यील्ड स्ट्रेस मिल रहा था, ठीक है। और इस ये लोअर यील्ड पॉइंट से इधर एक लाइन खींच दे तो इस साइड को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक जोन, और इस साइड को क्या बोलेंगे, इलास्टिक जोन बोलेंगे, या इस साइड को लीनियर जोन, या इस साइड को नॉन लीनियर या फिर इलास्टिक जोन बोलेंगे, नॉन इलास्टिक जोन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं जो ओ ए लाइन था वो आपका क्या था, ठीक है। इसको देखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। जो ये आपका ओ ए लाइन था ये आपका क्या है, लीनियर इलास्टिक जोन देन हुक्स लॉ इज वैलिड। ये आपका लीनियर इलास्टिक जोन है और यहाँ पे आपका हुक्स लॉ जो हम लोग पढ़े वो वैलिड होगा, ठीक है। और आपका ए क्या कहलाएगा, आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो आपका ए पॉइंट था वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह लिमिट जहाँ तक एक्सटर्नल लोड लगाने पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। और हुक्स लॉ वहाँ पे क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही लागू होता है। वो जो आपका लाइन था इस तरीके से ओ ए, ठीक है, ओ ए लाइन था, यहीं तक आपका हुक्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। बी पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह लिमिट जहां तक किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही हम एक्सटर्नल लोड को हटाएंगे तो वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप या फिर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप को क्या कर अपने शेप में आ जाएगा, तो आपका इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, ठीक है। और ए से बी आपका क्या है, नॉन इलास्टिक जोन है, कि यहाँ पे आप लोड लगाओगे तो ये अपने शेप वापस रीगेन नहीं करेगा। ए से बी आपका जो इस टाइप का था, ए से बी ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन इलास्टिक जोन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऊपर में मिला था सी डैश वो आपका क्या अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे नीचे में जो सी मिलेगा वो लोअर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अपर यील्ड पॉइंट, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जहां से बिना लोड इंक्रीज हुए, इट मीन्स आप लोड को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, बिना लोड इंक्रीज किए हुए तेजी से डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, ये वाला अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है। वहीं अगर मैं लोअर यील्ड पॉइंट की बात करूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, वह पॉइंट जिसके बाद बिना लोड को बढ़ाए डिफॉर्मेशन आना बंद हो गया। अपर यील्ड पॉइंट में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो रहा था, लोअर यील्ड पॉइंट में डिफॉर्मेशन आना बंद हो गया, बिना लोड को क्या किए, बढ़ाए, तो आपका लोअर यील्ड पॉइंट कहलाएगा। फिर ये सी से डी हम लोग आगे जाते हैं, ये वाला आपका सिंपल ऐसा वाला लाइन, तो सी से डी तक आगे जाएंगे तो आपका प्लास्टिक जोन कहलाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड प्लेटो जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इन दिस जोन रीओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मैं आपको मॉलिक्यूल्स की बात की कि वो रीअरेंज होते हैं, तो यहीं पे रीओरिएंटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का टेक प्लेस एंड विच कॉज फर्दर इंक्रीज इन लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो वो रीअरेंज हो जाते हैं और फिर से लोड लेने के लिए वो क्या हो जाते हैं, वहां पे रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वह जोन जिसमें किसी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, इस प्लास्टिक जोन में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, मीन्स लोड को हटाने के बाद भी मटेरियल आपके पुनः जो उसका मूल अवस्था था स्टार्टिंग में उसमें वापस नहीं आएगा, तो आपका क्या कहलाएगा, प्लास्टिक जोन कहलाएगा, ठीक है।
यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट कि किसी मटेरियल या स्पेसिमेन में प्लास्टिक जोन के अंदर आने वाली स्ट्रेंथ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के या फिर इलास्टिक लिमिट के कितना होता है, 10 to 15 टाइम्स होता है। तो आपका जो प्लास्टिक जोन है, ठीक है, या फिर यील्ड प्लेटू जोन है, वो आपका इलास्टिक जोन का कितना गुना होता है, तो 10 से 15 टाइम्स, ठीक है, 10 to 15 टाइम्स आपका होता है इलास्टिक जोन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम था, ठीक है, वहाँ पे डायग्राम में हमारा जो अपर एंड पॉइंट हो गया, लोअर एंड, फिर आपका CD वाला लाइन आ गया, ठीक है, आपका क्या हुआ, CD वाला लाइन आ गया। ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे, ये यहाँ पे आपका ये था, फिर ऐसे जाके अपर एंड, फिर लोअर एंड, ये CD के बाद आपका ये वाला पॉइंट आएगा अल्टीमेट पॉइंट, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पे आके फेल हो जाएगा। तो इस यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ हार्डनिंग जोन, ठीक है। ये वाले जोन को मैं क्या बोलूँगी, स्ट्रेंथ का बढ़ना स्ट्रेंथ हार्डनिंग जोन कहलाएगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्लास्टिक लिमिट के बाद, तो ये वाला आपका प्लास्टिक या ए प्लास्टिक जोन या फिर यील्ड प्लेटू जोन था, इसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्लास्टिक लिमिट के बाद वापस से मटेरियल में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इधर आपका स्ट्रेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अर्थात कांस्टेंट स्ट्रेस पर प्लास्टिक जोन के बाद स्ट्रेंथ का डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यह जोन आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ हार्डनिंग जोन। और वहीं हम लोग ऐसे नीचे आएंगे तो ये आपका स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग जोन कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो व्हाट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, क्या होता है, किसी भी मटेरियल के द्वारा रजिस्ट की जा सकने वाली मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब इससे ज़्यादा मैं और नहीं सह सकता, ठीक है। मटेरियल क्या बोलेगा, ये मेरा अल्टीमेट पॉइंट है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं सह सकता, इससे ज़्यादा अगर आप मेरे को स्ट्रेस दोगे तो मैं क्या होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाता है, अल्टीमेट पॉइंट कहलाता है। उसके बाद फर्दर ये यहाँ पे लोड लगाने के बाद क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और इस F पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ हार्डनिंग देख लिए, स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग दे दिए, इस F पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो ये आपका F पॉइंट कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट और रप्चर पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट और रप्चर पॉइंट। ये आपका क्या होता है, आपका फ्रैक्चर पॉइंट और रप्चर पॉइंट। तो इसको नेकिंग जोन और स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग जोन देख लिया, आपका स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ा, ये हार्डनिंग जोन था, उसके बाद कम हुआ तो ये स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग जोन, और इसी को नेकिंग जोन भी बोलता है। उसके बाद F, आपका F पॉइंट को देखते हैं। तो व्हाट इज F, फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो किसी मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद भी, अल्टीमेट पॉइंट तक पहुँच गया वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, उसके बाद भी यदि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस देते जा रहे हैं, तो मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व में क्या होगा, नेकिंग होकर फेल हो जाता है। और मटेरियल फेल होते समय जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, यहाँ पे आपका मटेरियल फेल हो गया, और मटेरियल के फेल होते समय जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रप्चर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। Fy को मैंने समझा दिया था, जो आपको लोअर यील्ड पॉइंट पे मिल रहा था यील्ड स्ट्रेस, और जो आपको अल्टीमेट पॉइंट पे यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रहा था वो आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। एक नोट है आपका कि प्लास्टिक स्ट्रेन इज यूजुअली 10 to 15 टाइम्स ऑफ द क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको मैंने बता दिया था आपको। अब आगे देखते हैं, नोट है हमारा, इंपॉर्टेंट नोट है, इन माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंप्रेशन फ्रैक्चर और रप्चर जोन डज नॉट ऑकर, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं माइल्ड स्टील कर्व की, तो ये आपका किसके लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए, आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो इसके लिए पढ़ा, डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे आपको फर्दर यहाँ पे क्या आपका ये इलास्टिक लिमिट हो गया, फिर ये आपका अपर हिल पॉइंट, लोअर हिल पॉइंट, फिर यहाँ पे आपका अल्टीमेट होने के बाद ये आपका फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या, यहाँ से फेल होने वाला पॉइंट आपको मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, आपका ब्रिटल मटेरियल है। और वहीं मैं कॉन्क्रीट की बात, सॉरी डक्टाइल मटेरियल है, वहीं मैं कॉन्क्रीट की बात करूँ तो आपका ब्रिटल मटेरियल है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, कंप्रेशन जोन में आपको रप्चर पॉइंट नहीं मिलता, डायरेक्ट ये अपने अल्टीमेट पॉइंट तक जाएगा और यहीं पे फेल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके FU तक जाएगा और यहीं पे फेल हो जाएगा। आपको ऐसे करके जो आपको F पॉइंट मिल रहा था माइल्ड स्टील में, वो आपको इसमें कंप्रेशन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट चीज एक आ जाता है कि इन नेकिंग जोन, जो आपका नेकिंग जोन है उसमें फेलियर किस टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर मैं नेकिंग जोन की बात करूं तो उसमें फेलियर कैसा होता है उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो नेकिंग जोन में हमारा जो, मान लीजिए ये क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है।
कुछ इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका फेलियर होता है वो इस तरीके का फेलियर होता है, कुछ इस तरीके से इसमें क्या आते हैं, शियर क्रैक आते हैं, ठीक है। तो इस क्रैक एंगल को पूछता है कि यहाँ पे जो माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो आपका फेलियर होता है वो कितने डिग्री एंगल पे होता है, तो 45 डिग्री एंगल पे होता है। और ये जो लाइन है, इस क्रैक का लाइन है, इस लाइन को हम लोग ल्यूडर लाइन बोलते हैं। और शियर क्रैक, और इसको ये आपका शियर क्रैक आ गया 45 डिग्री पे, और इस फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कप कोन फेलियर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका दिख रहा है ऐसे कोन टाइप का, कप कोन टाइप का, तो इस फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, कप कोन फेलियर बोलते हैं। और कितने डिग्री पे होता है पूछा जा चुका है, तो 45 डिग्री पे इसका फेलियर होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो टाइप्स ऑफ फेलियर है ये सब और मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।